यस So, यस भूमिका बोलो। ओके यस, तो सबको वापस एक बार फिर गुड इवनिंग। हम लोग आज का दिन शुरू कर रहे हैं, आपका आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सो लगभग हम लोगों ने डाइजेशन की प्रोसेस जो है, जो फिजियोलॉजी है या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, वो लगभग फिनिश कर ली है। तो आपको सब इतना जब जहां तक का पढ़ाया लास्ट लेक्चर में, मतलब कल, तो क्या आपको सबको क्लियर है क्या ये सब? yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। हाँ, ये पीयूष शर्मा नाम का एक बेटा है वो आपके बैच में। सो आपको मैं सबके सामने अप्रिशिएट करता हूँ बेटा, कि ये जो बच्चा है ना, वो हर हर वक्त मतलब मेरे से कोई कम्युनिकेट करता रहता है। ये क्वेश्चन सर बोल दो, ये क्वेश्चन बोल दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो दैट इज द वे। तो प्रवीण, सॉरी पीयूष बेटा, आप हो ना लेक्चर में? Yes, sir. हाँ, तो आई अप्रिशिएट यू बेटा बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ योर लर्निंग। Good अंडरस्टैंड? evening, sir. गुड इवनिंग सात्विक बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सो पीयूष शर्मा इधर प्रवीण के नाम से ज्वाइन है, शायद आपके पापा के मोबाइल से। तो पीयूष Yes, बेटा, sir. आई अप्रिशिएट यू रियली। तो आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन के आंसर मांगे थे ना। तो एक Yes, पहली sir. बात मैं करता हूँ सबको, कि मैं अभी रिकॉर्डिंग है लेक्चर, तो मैं कभी कहीं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप ना अगर गूगल करते फिरोगे ना, तो हर अलग अलग साइट पे, जो भी अलग अलग एजुकेशन की साइट है ना, बहुत ही मतलब रिपीटेड भी है, अच्छी वाली भी है, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन आप अगर करोगे ना, तो कई सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर आपको अलग अलग में अलग अलग मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। अंडरस्टैंड ना? तो आपको गूगल करने Yes, की जरूरत नहीं है किसी क्वेश्चन। ठीक है? ये फर्स्ट चीज है, क्योंकि उसमें आपका yes, टाइम sir. चला जाएगा, दैट विल वेस्ट योर टाइम। अगर आप आपका जो भी आंसर है ना, वो आप एनसीईआरटी से कंपेयर करो, एनसीईआरटी से। अगर पहली बात, अगर एनसीईआरटी में अगर उसका कोई मतलब नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो क्योंकि अभी इस टाइम ये आपके यूज के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। तो in life, meanwhile you can search afterwards once you enter for your higher studies. Understand? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग साइट पे आप लोग अगर देखते जाओगे ना, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि एक साइट पे उसका आंसर आपको एक मिलेगा, दूसरी साइट पे उसका आंसर आपको दूसरा मिलेगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। तो पहली बात ये है कि हम लोग आपको जो पीवाईक्यू करते हैं ना, वहाँ अगर, हाँ, आपने शायद मेरे से ये पूछा था ना बेटा, कि आपको ये लिंक चाहिए थे ना, लेकिन लिंक मैंने Yes, बहुत sir. कोशिश की। हाँ, वो अभी मतलब थोड़ा थोड़ा कई कई डेज का नहीं मिल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो लिंक मिलने की। लेकिन तब तक जो भी इधर हम लोग रेगुलर पढ़ाते हैं ना, उसके ऊपर आप लोग फोकस करो। लेकिन श्योरली आपको सबका लिंक मिल जाएगा, सबका लिंक मिल जाएगा। डन? वो अपडेट Yes, sir. वगैरह पे है, साइट जो है ना वो अपडेट पे है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इधर उधर हो जाता है, और नया है ना अभी, तो मतलब सब काम मतलब जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तब तक आप जो भी हम लोग रेगुलर पढ़ाते हैं ना, उसका कर लो। दूसरी एक चीज, जो भी आप पीवाईक्यू वाली बुक यूज करते हो ना, अलग अलग पब्लिकेशन के, तो उसमें भी क्या होता है कि गलतियां रहती है। अभी देखो क्या चीज है, थोड़ा सा हमारा टाइम जा रहा है, लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग। देखो कि अ, क्या प्रोसेस है, ये नीट का जो एग्जाम होता है, पहले एपमेट होता था, अभी उसको नीट बोलते हैं। तो अभी नीट एक ही फेज में होता है, पहले अलग अलग फेज, मतलब दो दो टाइम भी कहा, कई कई ईयर्स में हुआ है दो टाइम नीट का एग्जाम। तो कहने का बात इतना है कि जब ये नीट का रिजल्ट लगना होता है, तो रिजल्ट के पहले कुछ दिन एनटीए एक आंसर की रिलीज करती है। इज इट क्लियर टू यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो एनसीईआरटी क्या करती है, सॉरी एनटीए क्या करती है, अभी अभी एनटीए कर रही है ना। तो एनटीए एक काम करती है, जब नीट का एक्चुअल रिजल्ट बाहर मतलब निकलना हो, तो उसके कुछ दिन पहले, 10 12 15 दिन पहले,
वो क्या करती है, एक आंसर की रिलीज करती है, और वो उधर एक बोलती है बात कि इस आंसर की को किसी को चैलेंज करना है, वो चैलेंज कर सकता है। ये सबको आपको पता है क्या, सब चीजें? यस सर। यस सर। हाँ। तो उसको चैलेंज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और कुछ हर क्वेश्चन पे कुछ कॉस्ट रहता है। तो जिन क्वेश्चन को चैलेंज किया होता है उस क्वेश्चन के बारे में एएनटीए बोर्ड दोबारा सोचता है, और उनको कोई लगा तो वो चेंज कर सकता है या चेंज नहीं करते वो लोग। और उसके बाद फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की एक बार फाइनल आंसर की आ गई कि उसके बाद उसका कोई चेंज नहीं होता, और वो फाइनल आंसर की आने के बाद आपका लास्ट वाला रिजल्ट लग जाता है। इतना क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ। तो इसमें क्या होता है ना, देखो कि एक क्वेश्चन लास्ट टाइम में ऐसा देखा था कि उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, और G1 में क्या होता है एक्चुअली। तो एक ऑप्शन ऐसा था कि एग्जिट होता है सेल साइकिल से, और दूसरा था कि सस्पेंड हो जाता है। एक्चुअली दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन एनटीए ने किसको करेक्ट किया करवाया था? यस, एग्जिट को करेक्ट करवाया था, राइट ना? सर। हेलो? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि आपका जो आंसर की होता है, कोई भी बुक परफेक्टली एरर फ्री नहीं होता। एरर फ्री नहीं होता। पीवाईक्यू के मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स है, उसमें 4-5 पब्लिकेशन की बुक ज्यादा पॉपुलर है, और उसमें आपको कम से कम एरर मिलती है। लेकिन दो तीन पब्लिकेशन जो बहुत पॉपुलर है, उसमें भी कई कई क्वेश्चन का आंसर अलग अलग दिया होता है विथ एक्सप्लेनेशन, नॉट ओनली आंसर की। उसमें मतलब क्या आपको पता चला है क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ उसका आंसर की अलग नहीं Yes, sir. होता, Yes, sir. एक्सप्लेनेशन भी। सपोज इस एक क्वेश्चन है, उसका एक बुक में, एक पब्लिकेशन की बुक में आंसर ए है और दूसरे में सी है, तो ए का खुद का एक एक्सप्लेनेशन होता है कि ए क्यों सही है, और सी का एक्सप्लेनेशन होता है सी क्यों सही है। ऐसा होता है। तो इसमें मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना बेटा, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ कि सपोज कोई क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग, मतलब सही है गलत है ये एक बात होती है, लेकिन मैं यूजुअली क्या करता हूँ, सपोज एनटीए ने जो फाइनल आंसर की दी है, और फाइनल आंसर की में जो आंसर दिया है वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट भी नहीं हुआ है, लेकिन वो दिया है, तो बाद में वो बदलेगी नहीं एनसीआर एनटीए। तो उस आंसर की को लेता हूँ। तो मैं जो एनटीए की अभी वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट को मैंने देखा, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन ऐसा अपलोड नहीं है। एक लास्ट 2-3 इयर्स के है, ठीक है ना, तो अलग अलग से। तो अगर कोई जब जब लोग कोई ऐसे बुक बनाते हैं ना, वो ये कोई ना कोई ऐसा मटेरियल यूज करते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि उनको जो एनटीए के आंसर की मिली ना, वो आंसर की शायद वो फाइनल आंसर की ना हो, उसके पहली वाले आंसर की हो, ठीक है ना। तो इसके और बहुत सारे रीजन है व्हाई द आंसर कीज आर डिफरेंट। तो आप अगर अलग अलग सोचते रहोगे ना, देखते रहोगे ना, तो अलग अलग वेबसाइट पे एक ही क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन आपको डिफरेंट आंसर मिल जाएगा, डिफरेंट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, हम लोग वेरीफाई करते हैं और बाद में आपको उसका आंसर। तभी अगर आपको लगे कि इसमें कुछ डाउट है ना, तो प्रवीण सॉरी ये जो पीयूष है ना, उसकी तरह आप पूछ लेना। लेकिन पीयूष, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, आप ना अपना टाइम वेस्ट मत करो मतलब ये गूगल करने में एमसीक्यू। अगर अलग अलग गूगल किया ना, तो आपको अलग अलग आंसर विथ अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। यस Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। आपने पहले कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे थे, लेकिन उसने मैंने आपको बताया था कि वो जो क्वेश्चन है ना, वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए है पीवाईक्यू में। अगर उससे अलग कोई क्वेश्चन होता तो मैं आपको उसका आंसर लिख देता। आपने कुछ अलग क्वेश्चन भी पूछे थे, उसका आंसर मैंने आपको दे दिया था। लेकिन जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर में डिस्कस किए थे पीवाईक्यू, तो वो सिर्फ आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तब आप वो कर लेना, ठीक है। Yes, sir. गुड गुड गुड।
ठीक है ना? ठीक, ठीक है। और दूसरी एक बात, कल से हम लोग 5 मिनट, क्योंकि 2-3 मिनट की बात होती है ना, 5 मिनट मैं भी तैयार रहूंगा आपके साथ। 5 मिनट पहले हम लोग ज्वाइन कर लेंगे लेक्चर। थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी होती है ना, तो उसमें टाइम चला जाता है। तो 5 मिनट सब लोग हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर सबको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, तो हम लोगों ने ये सब पार्ट किया था ना, डाइजेशन वाला। आपको सबको क्लियर है ना ये सब? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एब्जॉर्प्शन भी क्लियर है ना? एब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है डाइजेस्टेड फूड का, या लिम्फ में होता है? तो Yes, एब्जॉर्प्शन sir. के मेथड्स क्या होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन से होते हैं ना? किससे होते हैं? Carrier. Carrier protein. कैरियर से होते हैं, कैरियर से या चैनल से होते हैं, एक्चुअली चैनल से होते हैं। ओके, विदाउट एटीपी, और उसको लगता है एटीपी। तो ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, और इधर सिंपल डिफ्यूजन में क्लोराइड आयंस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयंस। तो ऐसा कैसा, ये हम आप में से कोई बताएगा कि एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया है? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का नाम तीनों में दिया है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि सेम मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस का मूवमेंट है, या ट्रांसपोर्ट जो है, एब्जॉर्प्शन, वो तीनों मतलब अलग अलग मेथड से हो सके, हो जाए, मतलब हो रहा है? तो हाउ इट इज पॉसिबल? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो सब्सटेंस वहां चली जाएगी, जिस उस मेथड से जहाँ पर वो मेथड रिक्वायर, जिस जगह पर कंसंट्रेशन कम है, जहाँ पर वो मेथड हो रहा होगा, जैसे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा, जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो जाएगा। ये पर कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेशन वेरी करेगा ना उस चीज की। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो, ये सपोज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, इसमें सब ये डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है और आयंस वगैरह है ना। तो सपोज अगर पहले तो क्या होता है, इधर ग्लूकोज बहुत बड़ा रहता है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। सपोज इधर ब्लड है, ये इसमें ब्लड है, माइक्रोविला है, विला है, और विलाय के अंदर माइक्रोविला है, ऊपर माइक्रोविला है ये, और उसके अंदर जो सब म्यूकोज है उसमें कैपिलरी है। तो सपोज ये जो ब्लड है ना, उस ब्लड में अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और इधर सपोज ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ग्लूकोज को अंदर ही खींचना है ना, ग्लूकोज को वेस्ट मत होना, मतलब होने देना है, वेस्ट नहीं होने देना है। ग्लूकोज का इस बार मूवमेंट कैसा होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। किससे होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। अगर बहुत ज्यादा Transport. ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज से बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, और इसमें ग्लूकोज उसके अनुसार कम है, तो ये होगा सिंपल डिफ्यूजन से और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, दोनों प्रकार से हो जाएगा। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन, अमीनो एसिड का सॉरी एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी होता है। कुछ हद तक स्मॉल अमाउंट सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है, और कुछ हद तक ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी होता है। ओके, अगर इंटेस्टाइन में ग्लूकोज ज्यादा है ब्लड से, तो हायर टू लोअर मतलब सिंपल या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और अगर उल्टा है, अगर कम है और इधर ज्यादा है, तो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ग्लूकोज इज नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड, दैट इज नॉट सपोज्ड टू बी excreted out of the body, digested out of the body। ठीक है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes. सर इसमें ऑस्मोसिस नहीं होता? हाँ, ऑस्मोसिस तो वाटर का होता है ना, वाटर का मूवमेंट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से होता है। यस सर। यस, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। यस, यस, absorption of water by osmotic gradient of water by osmotic gradient से। और अभी तक कोई बच्चे अगर एंटर कर रहे हैं, तो सबको मैं बोल रहा हूँ ना, इतना लेट मत करो यार, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। क्लियर? डन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir.
ये हम लोगों ने लिखा था ना कि माउथ के अंदर सर्टेन ड्रग्स ड्यू टू द ब्लड कैपिलरीज स्पेशली अंडर द टंग, इसोफेगस में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं, स्टमक में सिंपल शुगर्स का मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ऐसे जो शुगर है ना, गैलेक्टोज, मैनोज, ऐसे ऐसे सिंपल शुगर से मोनोसैकेराइड्स, उसका होता है। अल्कोहल का भी होता है। देखो अल्कोहल की एक बात कहता हूँ मैं इधर, देखो कि जो लोग अल्कोहल अल्कोहल करते हैं ना, अल्कोहलिज्म करते हैं, अल्कोहल होते हैं ना, अल्कोहलिक होते हैं, तो अगर उन्होंने ना पेट उनका भरा है खाने से और उसके बाद अगर उन्होंने अल्कोहल लिया ना, तो उनको ज्यादा अल्कोहल का इफेक्ट नहीं होता, मतलब होता है थोड़ा कम होता है थोड़ा। लेकिन अगर स्टमक खाली है, स्टमक में कोई फूड नहीं है और उस टाइम उसने उन्होंने अगर अल्कोहल का सेवन कर लिया ना, अल्कोहल ले लिया, तो उसका इफेक्ट जो होता है ना वो तुरंत ज्यादा मतलब हो जाता है उसका, क्योंकि वो डायरेक्टली एब्सॉर्ब होता है स्टमक से, उसको नीचे इंटेस्टाइन में पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, स्टमक से ही डायरेक्टली ब्लड में एंटर कर लेगा। क्लियर? यस Yes. सर। Yes, sir. तो Yes, उसको sir. अल्कोहल का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है अगर उसका स्टमक खाली है तो, ठीक है ना? ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन तो मेन ऑर्गन है इसका एब्जॉर्प्शन का, ठीक है ना? तो उसमें सिंपल शुगर का भी होता है, अमीनो एसिड्स का भी होता है, फैटी एसिड्स का भी होता है, ग्लिसरॉल का भी होता है। तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का तो लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, जो सब होते हैं उसको लैक्टियल बोलते हैं ना, लिम्फेटिक वेसल को क्या बोलते हैं? लैक्टियल। Lacteal. इट इज कॉल्ड एज लैक्टियल। ओके। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो सर्टेन ड्रग्स, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फैट की बात हम लोग की थी, फैट का जब ब्रेकडाउन होता है तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनते हैं और दे आर एब्सॉर्ब इनटू द म्यूकोजा। म्यूकोजा में दे रिफॉर्म होते हैं काइलोमाइक्रॉन, मतलब ये जो फैट होते हैं उसको प्रोटीन्स का कवरिंग होता है, और उसके बाद में सब म्यूकोजा में लैक्टियल में चले जाते हैं, और लैक्टियल में आने के बाद दे एंटर इनटू द ब्लड, दे एंटर इनटू द ब्लड। तो एक्चुअली तो ये रिफॉर्मेशन वर्ड ना इधर नहीं आना चाहिए था। हाँ हाँ, तो सबको मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो ये पीयूष बेटा, आपने जो एमसीक्यू पूछे थे ना मुझे, तो उसका आंसर ना मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी तो हम लोग ये थ्योरी करेंगे, जब हम लोग पीवाईक्यू, शायद हम लोग पीवाईक्यू कल करेंगे ये डाइजेशन के, ठीक है ना? उस Yes, sir. टाइम, हाँ इस टाइम उसका एमसीक्यू का आंसर हम लोग दे देंगे, ठीक है ना? हाँ पीयूष, क्लियर है ना आपको? ठीक है ना? हेलो। रिफॉर्म, ठीक है। Glycerol absorbed into the mucosa, chylomicrons, प्रोटीन कोटेड बेसिक फैट्स, सब म्यूकोसा में आते हैं, लैक्टियल में, ठीक है। ओके, इतना काफी है। और क्या बचा है क्या? कुछ कुछ बचा है क्या उससे? एक बार देख लेते, एनसीईआरटी कुछ बचा और है क्या? किससे? इस चैप्टर में हाँ इस चैप्टर में ये डिसऑर्डर जो बची है ना, सिर्फ डिसऑर्डर। सिर्फ कैलोरीफिक फूड वैल्यू। हाँ वही वही मैं सोच रहा था, कुछ बचा है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू और डिसऑर्डर्स बचे है ना? Yes, sir. यस, डिसऑर्डर्स। पहले कैलोरीफिक वैल्यू कर लेते हैं।
गरम होने लगा। देखो, पहले बात कर ले कैलोरी की। व्हाट इज कैलोरी, उसका डेफिनेशन। कैलोरी, कैलोरी। एक मिनट ना, किसी का अपने से किसी का मैसेज है, लेट मी चेक। उससे पहले देखेंगे एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट? Yes, sir. इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और एनर्जी हैज डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना। यस सर। ओके। और हीट जो है ना, हीट, दैट इज अ मेजर फॉर्म। इट इज अ मेजर फॉर्म। ओके, मेजर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग रूप है, इसलिए मेन जो है ना, मेन टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, अंडरस्टैंड? सो द अमाउंट ऑफ हीट या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी, विच इज रिक्वायर्ड टू raise temperature of 1 gram of water is called as 1 calorie or 1 joule. It is a unit of heat. Calorie या joule is a यूनिट ऑफ एनर्जी। these are the units of heat energy. Units of heat energy, right? So 1 calorie या 1 joule मतलब क्या है? The amount of heat or energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, right? यस सर। सपोज आपके पास 1 ग्राम पानी है, और इस 1 ग्राम पानी लिया आपने, एक पॉट लिया, वो बर्तन लिया, उसमें 1 ग्राम पानी ले लिया, और वो जो बर्तन है वो आपने गैस स्टोव पे रख लिया। अभी उसका टेम्परेचर सपोज है कुछ, सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर सपोज, या अभी ठंडा है तो सपोज एक 20 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर उसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर का, तो आपको उसको हीट कर देनी पड़ेगी, बर्नर जलाना पड़ेगा, और उससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए जितना हीट चाहिए उसको बोलते हैं 1 कैलोरी और 1 जूल। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी हम लोग ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा यूनिट। ओके, 1 किलो कैलोरी और 1 किलो जूल।
ये क्या है? इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise temperature of कितना पानी? So 1 kg. 1 1 kilo. kg of water by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस। अभी आपके पास 1 किलोग्राम वाटर है और 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर आपको जितना था पहले उससे आपको क्या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो जितना हीट एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ेगा उसको बोलेंगे 1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो जितना हीट चाहिए उसको बोलते हैं 1 कैलोरी या 1 जूल। और अगर उस टाइम आपने उससे मतलब 1 किलो कैलोरी 1 किलो आपने वाटर ले लिया 1 किलोग्राम तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितना हीट एनर्जी देनी चाहिए उसको बोलते हैं 1 किलो कैलोरी और 1 किलो जूल। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी ना एनसीईआरटी क्या कहते हैं आगे जाके, अभी 2 वर्ड दिए, फिजियोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट, इसमें क्या फर्क होता है? फिजियोलॉजिस्ट जो फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं ना उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशन की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। वो आपको सलाह दे सकते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस फूड में कितना एनर्जी मिलेगा। अगर आपको पर्टिकुलर आप अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या खाना चाहिए, अगर आपको अगर किसी इंसान को कोई सपोज ये है कोई डिसऑर्डर है या डिसीज है तो उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस सबको जो इंफॉर्मेशन देते हैं ना उस कंसल्टेंट्स को बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। और जो बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना वो स्टडी जो करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिस्ट। इतना तो आपको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले हम लोग ना सॉरी इसको बाद में देखेंगे यार, पहले ये देखेंगे। देखो अगर आपने क्या किया 1 ग्राम फूड ले लिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहेंगे प्रोटीन रहेंगे या कुछ भी रहेगा लिपिड रहेगा। अगर 1 ग्राम फूड को एक बॉम्ब कैलोरी मीटर में लिया, बॉम्ब कैलोरी मीटर एक ऐसा क्लोज चेम्बर है, ओके क्लोज चेम्बर है, उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर में अगर फूड को बर्न किया, फूड को क्या किया? एक्सप्लोड किया, फूड को एक्सप्लोड किया तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी? 1, इसको इसमें जितनी एनर्जी मिलेगी ना एनर्जी उसको क्या बोलते हैं? कैलोरी या जूल। जूल में लिखते हैं। ओके कैलोरी या जूल में लिखते हैं। सब यहाँ पे किलो कैलोरी और किलो जूल नहीं यूज करते हैं यूनिट्स। हाँ बोल दूंगा वहीं पे आ रहा हो ना बेटा। आप ये बोल रहे हैं ना कि फैट से कितना मिलेगा? नो सर, जैसे आपने लिखा ना एनर्जी को लिखे बोलेंगे 1 कैलोरी और जूल, तो यहाँ पर हम किलो कैलोरी और किलो जूल क्यों नहीं लिखा है हमने? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। तो जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं ना तो उस यस। एनर्जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये जो एनर्जी निकलती है ना उसको फिजियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? कैलोरी। कैलोरी बोलते हैं। फिजियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं या फिर जूल बोलते हैं, राइट। और जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना
न्यूट्रिशनिस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं ये? किलो कैलोरी बोलते हैं या फिर किलो जूल बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ओके। तो उसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं Gross calorific value. ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब अगर फूड को बर्न किया तो उसमें ऑक्सीडाइज किया फूड को, तो कितना एनर्जी निकलेगा, टोटल एनर्जी कितना निकलेगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। देखो, सपोज आप कोई हिमाचल में रहते हैं सब लोग, राइट? Yes, sir. और Yes, sir. आप आपको मैंने बोला कि बेटा आपके यहाँ पे जो मंडी है ना, मंडी बहुत बड़ा बाजार, बाजार कहाँ पे होता है हिमाचल में? बहुत बड़ा मार्केट किस एरिया में होता है? बहुत बड़ा मार्केट Sir, शिमला में, मंडी. मंडी में। तो मैंने बोला आपको कि बेटा मेरे लिए एक चीज लाओ, उसका सपोज कॉस्ट सपोज है 1000 रुपीज, और वो आपको मंडी से लाना है, मंडी से। तो अगर मैंने आपको सिर्फ 1000 रुपीज ही दे दिया, ओनली 1000 रुपीज, और आपको आपके घर से बहुत दूर जाना है मंडी में, और उस चीज का जो कॉस्ट है वो भी 1000 रुपीज ही है, तो क्या आपको पॉसिबल होगा करने में? No, sir. No, sir. ओके, तो मेरे को आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा ना बेटा। ये 1000 रुपीज है उसका कॉस्ट, और जाने आने का इतना खर्चा, चाय पानी का इतना खर्चा, खाने पीने का इतना खर्चा, वो भी मुझे करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. Yes. हाँ, कम से कम मुझे सपोज फॉर एग्जाम्पल 1,500 रुपया देना है, लेकिन मेरा काम कितने का होगा? 1000 का. 1000. 1000 का। तो मेरी हिसाब से 500 रुपीज जो है ना, वो क्या है? वेस्ट है ना? Yes, क्या है? sir. Yes, sir. वेस्ट है। वैसे ही जब कोई भी काम करना पड़ता है ना, तो एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, तो सपोज पहले फॉर्म में सपोज 10 यूनिट एनर्जी है, तो दूसरे फॉर्म में 10 यूनिट नहीं जाती, तो कोई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वेस्ट, और बाकी की एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Sir. इसको कौन सा लॉ बोलते हैं एनर्जी का? Conservation. Conservation of No, no, no. Conservation is the first law of energetics, first law of thermodynamics. The second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics, that is the law of disorder. Disorder, understood? Entropy. क्या बोलते हैं उसको? एंट्रोपी बोलते हैं ना। पीयूष बेटे आप हो क्या कि आप लेट हो गए हो? पीयूष बेटे, पीयूष शर्मा, यू आर देयर और नॉट? कुछ उसका नेट का इश्यू शायद हो गया है, इधर मैसेज पढ़ रहे हो। ओके, एनीवे, तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि अगर आपने कोई ऐसा किया, मतलब सॉरी, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हुआ, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट टू द यूनिवर्स, लॉस्ट टू द सिस्टम, लॉस्ट टू द सराउंडिंग। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Second law of energetics, second law of thermodynamics, second law of kinetics. Okay, yeah, second law of, here in this case, bioenergetics. So that is called as law of entropy, second law of entropy. तो इधर ना सपोज 1 ग्राम फूड में सपोज 10 यूनिट है, तो 1 ग्राम फूड आपकी बॉडी जब बर्न करेगी ना, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करेगी, तो उसमें 10 यूनिट्स एनर्जी निकली, लेकिन 10 यूनिट्स एनर्जी आपके सेल यूटिलाइज नहीं कर सकती। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट ही होगी, दैट कैनॉट बी कैप्चर्ड और ट्रैप्ड बाय योर सेल। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. जितनी टोटल एनर्जी बाहर निकली ना, उसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू? क्या है?
total amount of energy released after complete oxidation of food. oxidation or combustion oblique oxidation of food. For example, in bomb calorimeter. कैलोरीमीटर मतलब कैलोरी कितनी निकलती है वो आप गिन सकते हो, तो दैट इज कैलोरीमीटर. फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू जो एक्चुअली सेल को अवेलेबल होगी ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू सेल टू लिविंग सिस्टम या सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी. ओके तो उसको बोलते हैं. तो हम लोग देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स या लिपिड्स, उसमें ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और ये यूजेबल कितनी है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू. देखो कितने कार्बोहाइड्रेट में कितनी है? 4 किलो जाउल. नहीं, ग्रॉस कितनी है? ग्रॉस 4.1. 4.1. 1. और इसमें कितने प्रोटीन में? 5.65. 5.65. 65. और इसमें कितने हैं? 9.45. और इधर कितना है? 4 और 9. कितना? किलो कैलोरी. और किलो कैलोरी को आप कैपिटल से लिख सकते हैं. इधर क्या लिखते हैं? इधर इसको क्या लिखते हैं? कैल या जूल, स्मॉल जूल ये लिखते हैं ना. यस इसमें क्या लिखते हैं? कैल या कैपिटल जे. ओके कैपिटल, किलो कैलोरी को कैपिटल लिखते हैं, इधर स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स, इधर कैपिटल लेटर्स. तो अगर कैल भी लिखा है तो इसका मतलब है कैपिटल सी है तो किलो कैलोरी है, स्मॉल सी है तो कैलोरी है, कैपिटल जे है तो किलो जूल है, स्मॉल जे है तो जूल है. क्लियर? यस तो ये होगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कैल या जी कैपिटल. ठीक है. यस सर. किलो कैलोरी या जे, इधर भी किलो कैलोरी या जूल. ओके इसका एक और है, ये किलो कैलोरी में जो कैलोरी का सी है ना उसको कैपिटल बनाते हैं. ओके तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कैल या जी. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर. उसके बाद है डिसऑर्डर्स, राइट? डिसऑर्डर्स. यस सर. अभी वो सिंपल वाले डिसऑर्डर है ना, पहले करेंगे. क्या क्या है डिसऑर्डर्स? एक दो लाइन. जॉन्डिस. पहला है जॉन्डिस, और Vomiting. वोमिटिंग है,
कॉन्स्टिपेशन, और क्या है? डायरिया, डायरिया, malnutrition, हाँ वो थोड़ा बाद में करेंगे, जो कॉमनली है ना छोटे छोटे मतलब दो सेंटेंस में वो कर लेंगे। कॉन्स्टिपेशन, और क्या है? indigestion, और क्या है? डायरिया, डायरिया, क्या स्पेलिंग रे? डायरिया क्या क्या स्पेलिंग मुझे बताओ, मैं ब्लैंक हो गया थोड़ा। so DIARRRHOEA, DIARRHOEA। HOEA, हाँ डायरिया। और कौन सा है? malnutrition, हाँ वो तो देखेंगे। और कॉमनली और कौन सा है कॉमनली? यही है। थोड़ा इतने है ना, यस sir. सर, यस सर, कर लेंगे इसको। तो डायरिया है, वोमिटिंग है, जॉन्डिस है, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, और बाद में पेन। उसके बाद पेन, इतने ही है ना, और कुछ नहीं है ना? नो नो सर, सर, ठीक है, एक एक कर लेंगे। देखो जॉन्डिस, जॉन्डिस में क्या होता है? क्या होता है? बिलीरुबिन होता है ना, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डीन। bile pigments, यस, बिलीवर्डीन, which are bile pigments, their level क्या होती है? decrease, इंक्रीज, इंक्रीज होती है, इंक्रीज। सिंस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, इंक्रीज। आरबीसी का ब्रेक डाउन इंक्रीज होता है, आरबीसी के अंदर Yes, sir. हीमोग्लोबिन होता है, उसका भी ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से। और हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, क्वारफिरिन होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, और उससे बनता है बाइल पिगमेंट। और ये बाइल पिगमेंट कहाँ से? नॉर्मली बाइल पिगमेंट बनता ही है, लेकिन उसकी एक एक पर्टिकुलर लेवल होती है, लेकिन उस लेवल से बढ़ता नहीं हो। और बाइल पिगमेंट से ही फीकल मैटर, ये जो स्टूल होता है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसको येलो कलर होता है, या डार्क ब्राउन कलर रहता है, या येलोइश कलर रहता है उसको। डन। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, अगर उसका कलर मतलब वो पिगमेंट बढ़ जाए, क्योंकि आरबीसी बहुत ब्रेक डाउन रेट बढ़ रहा है, तो आरबीसी का ब्रेक डाउन रेट बढ़ रहा है, तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का सिंथेसिस का फॉर्मेशन का रेट भी बढ़ेगा। और उससे क्या होगा? ये बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ेगा, ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ेगा तो हमारा जो आईज है, हमारे जो नाखून है, वो येलो येलो दिखने लगेंगे, तो उसको बोलते हैं बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो जॉन्डिस एक मतलब अनेक मतलब अलग अलग रीजन से हो सकता है। आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन है। कोई कोई जो लोग अल्कोहल पीते हैं, उसके उनके भी लीवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उससे भी जॉन्डिस होता है। ओके, यू अंडरस्टैंडिंग? Sir. yes sir, Yes, sir. ओके। यस सर, उससे क्या होता है? उससे येलोनिंग ऑफ आईज एंड नेल्स। तो स्किन की भी येलोइनिंग हो जाती यस, है। येलोइंग ऑफ स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत ही पेल है ना, तो दिख जाता है आईज, नेल्स। अंडरस्टूड? और ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? yes sir, इंक्रीज प्रोडक्शन क्यों होता है? इट इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन द लीवर, सम प्रॉब्लम इन द liver, लीवर। तो जॉन्डिस कोई एक ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, पर्टिकुलर मतलब ये नहीं है, अलग अलग रीजन से हो जाता है। अगर कोई हिपेटाइटिस का कोई मतलब इन्फेक्शन है, तो वो भी हो सकता है। या लीवर को कोई और डैमेज है, तो भी हो सकता है, ड्यू टू डैमेज इन लीवर। प्रॉब्लम से बोलेंगे डैमेज इन लीवर, दैट विल बी बेटर।
डैमेज इन लिया। जॉन्डिस के बाद ओमिटिंग। ओमिटिंग क्या होता है, फिनिश करेंगे सब इसको। ओमिटिंग क्या होता है? ejection of food from the ejection of the Okay. food or stomach from mouth. रिवर्स ये होता है ना, पेरिस्टाल्सिस। Yes, Yes, sir. sir. रिवर्स स्पाज्मोडिक मतलब पेनफुल होता है ना, Yes, sir. स्पाज्मोडिक पेरिस्टाल्सिस, स्टाल्सिस ऑफ ईसोफेगस। तो जो खाना होता है ना स्टमक का, जो थोड़ा थोड़ा पचा है वो बाहर निकलता है, वोमिटिंग। और वोमिटिंग का भी बहुत सारे रीजन है कि अगर आपने जो पानी पिया उसमें कुछ इन्फेक्शस था, फूड खाया उसमें कुछ ऑयलिश था, ओके। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस ऑफ वोमिटिंग, और इट इज कंट्रोल बाय वोमिट सेंटर। ओके, वोमिट सेंटर जो होता है वो कंट्रोल करता है। उसके Yes, बाद sir. क्या लिखा हमने? यस, Constipation. कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? हार्ड होता है, स्टूल होता है वो हार्ड होता है, हार्ड स्टूल। Yes, sir. ओके, सो स्टूल 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 स्टूल, हार्ड स्टूल। खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। स्टूल, ओके, क्या होता है? हार्ड स्टूल। सो प्रॉब्लम इन डिफिकेशन, प्रॉब्लम इन Defecation. डिफिकेशन। और इसका रीजन क्या है कॉन्स्टिपेशन का? Bad bowel movement का stop हो जाना. फाइबर्स कम हो गए डाइट में। अगर एक्सरसाइज बहुत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन जाता है। पानी कम पी रहे तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और हमारे खाने में जो सब्जियां चाहिए ना उसमें फाइबर्स होते हैं, हरी सब्जियां, फ्रूट्स होने चाहिए, सैलड्स होने चाहिए। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉन्स्टिपेशन के बाद हो गया इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता फूड, उसमें अनेक रीजन होते हैं। एंजाइम्स, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम अगर कम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर कम है तो भी इनडाइजेशन हो जाता है, राइट? Yes, sir. और Yes, क्या क्या sir. रीजन है इनडाइजेशन के? So food poisoning. यस, और Sir, overeating. हाँ, Sir, So overeating. overeating. ओवर ईटिंग का भी हो जाता है। वोमिटिंग में भी हो सकता है ना, फूड पॉइजनिंग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और क्या है बच्चा? डायरिया। डायरिया कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल ये है ना, Similar. अपोजिट है ना कॉन्स्टिपेशन से, डायरिया। Yes, sir. ओके, लूज मोशंस होता है उसमें, लूज मोशंस ना, Yes, sir. उसमें भी फूड पॉइजनिंग हो सकती Weakness, है। fatigue ये सब भी हो जाते हैं. सॉरी, सर वीकनेस और फैटीग भी हो जाते हैं. वीकनेस, फैटिग हो जाता है, सॉल्ट वाटर लेवल कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, Yes, sir. डिहाइड्रेशन हो जाता है उसमें। ओके, सॉल्ट्स कम हो जाता है ब्लड के, ठीक है। ये तो जनरल है, आपको पता है इसके बारे में। इसके Yes, बारे में sir. बात करेंगे Yes, अभी, sir. पेम के बारे में, ठीक है। Yes, sir. पेम मतलब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी Malnutrition. मालन्यूट्रिशन। तो अगर उसके डायरेक्टली बात करते हैं कहाँ पे होता है, क्यों होता है, बाद में देखेंगे। लेकिन इसके दो एग्जांपल्स है, एक है क्वाशिकोर और मरासमस. मरासमस है, क्वाशिकोर।
मरासमस और कौशल। कौशल तो ये होता है इसमें लेस देन 1 ईयर चाइल्ड में, और ये होता है 1 to 3 ईयर्स के चाइल्ड में। ओके, यस इसमें होता है इमैसिएशन, एक्सट्रीम थिननेस। इमैसिएशन सर मतलब स्क्रीन लैग हो रही है। स्क्रीन लैग हो रही है, नेट तो फुल है, देखो थोड़ा। इमैसिएशन का मतलब है एक्सट्रीम थिननेस, एक्सट्रीम थिननेस होता है। ये बच्चा एक्सट्रीमली थिन होता है। ओके, तो नो सबक्यूटेनियस फैट, नो सबक्यूटेनियस फैट, कोई भी उसमें फैट नहीं है। अंडरस्टूड? सर ये Rib- Yes, जो sir. मरासमस है वो बर्थ के पहले हो जाती है, बर्थ के बाद होती है चाइल्ड में, 1 ईयर से पहले? बर्थ के बाद ही, बर्थ के बाद ही, आफ्टर बर्थ, लेकिन अप टू 1 ईयर। क्या क्या होता है, देखो कि जब बच्चे का मतलब अंदर का डेवलपमेंट है, मदर के बॉडी के अंदर का डेवलपमेंट है, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। बर्थ होने के बाद सपोज 1-2 महीने में, 2-3 महीने में उसकी मदर जो है ना वो फिर से प्रेग्नेंट बन गई, तो ये अभी उसको क्या करेगी, उसका जो मिल्क वगैरह ना वो रुक जाएगा। तो इस बच्चे को कोई मिल्क नहीं, मदर का दूध नहीं मिल रहा है, मिल्क नहीं मिल रहा है, और उसका जो डाइट मिल रहा है ना उसमें कोई भी कैलोरी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो इसकी वजह से उसका सब थिन हो जाता है। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फटाक फटाक से, क्योंकि टाइम निकल जाएगा। लास्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कवर करेंगे और PYQ को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है? कल तो मरासमस लेस देन 1 ईयर के बच्चों में होता है, और क्वाशियोरकोर जो है वो 1 to 3 ईयर्स चाइल्ड में होता है, चिल्ड्रन में होता है। तो उसमें क्या फर्क है कि मरासमस जो है ना वो प्रोटीन और एनर्जी का दोनों का माल न्यूट्रिशन है, लेकिन क्वाशियोरकोर जो है ना वो सिर्फ प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन है। उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट उसको थोड़ा बहुत मिल जाता है। सो इट इज टोटल माल न्यूट्रिशन। मरासमस इट इज अ टोटल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इधर जो है ना, इधर एनर्जी का माल न्यूट्रिशन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का माल न्यूट्रिशन। क्या बोला मैंने, इधर ये तो सिर्फ प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन है, इधर उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट थोड़ा सा उसको मिल रहा है। इट इज अ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। बाकी उसको बाकी का मिल रहा है थोड़ा बहुत, फैट्स भी मिल रहे थोड़े बहुत, और ये भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहे हैं। तो ये बच्चा जो होगा मरासमस का, तो इस पे हम लोग मतलब जैसे कि मर रहा है वो अभी, मतलब उसमें कोई ये नहीं है, फैट भी नहीं है, कोई प्रोटीन्स भी नहीं है, कोई टिश्यू ही नहीं उसके बन रहे हैं, तो उसका जो रिब्स है वो सब दिख रहा है, प्रोमिनेंट दिख रहा है रिब्स। मतलब ये चेस्ट के जो रिब्स होते हैं ना ऐसे दिख रहे हैं प्रोमिनेंटली, क्योंकि सिर्फ स्किन है और रिब्स है, और उसका अंदर का ऑर्गन भी सूख जाता है ऐसे, उसका स्टमक का ऐसा सूख जाता है, उसका माउथ जो होता है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, इंटेस्टाइन ड्राई होता है। इतना मतलब एक्सट्रीम ये बच्चा होता है, थीन होता है। तो उसके हाथ पैर भी छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, और उसके पेट भी बहुत अंदर की मतलब अंदर गया होता है पेट उसका, कोई फैट भी नहीं, उस पे कोई एडिमा नहीं होता, कोई सूजन नहीं होती उसमें मरासमस में। लेकिन क्वाशियोरकोर जो है ना उसमें थोड़ा बहुत उसको ये मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और फैट मिल रहा है उसके डाइट में, लेकिन उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो उसके टिश्यू मतलब हाथ और पैर तो थिन है, लेकिन उसमें सूजन है, उसके पेट के ऊपर सूजन है,
और इसका मतलब ये इतना थिन नहीं है, दोनों थिन है लेकिन बहुत ज्यादा थिन कौन है, मरासमस वाला थिन है। क्वाशियोरकोर तो थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा हेल्दी है, थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा फैट और कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहे हैं उसको। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? मैं नेक्स्ट लेकर में Yes. उसका आपको फोटो दिखाऊंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस चिल्ड्रन। ठीक है ना? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So we are going to stop here today. Thank you. If you have understood, then you can thumbs up before leaving the class, or you can ask me the doubt if you are not understood anything. Yes, Mehak, you raise your hand. You wanted to ask something. Yes. No, sir. गलती से हो गया क्या बेटा? ठीक है। ये पीयूष बाद में वापस आया नहीं क्या? नो सर। No, sir. वो कल था क्या? कल की क्लास में पीयूष था क्या? इसको याद है? Yes, sir. कल था? Yes, sir. He was present yesterday? Yes, sir. Okay, okay. वो हर रोज प्रेजेंट रहता है पीयूष? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, नो इश्यू नो इश्यू। मैंने एक्चुअली आपको बोला था ना शुरू में कि आप अगर बहुत सर्च करोगे ना नेट पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यस सर, बोल रहा था आपने फर्स्ट डे हाँ। लेक्चर में। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, वो अलग अलग सभी नाम नहीं ले सकता मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग पे है। ओके, लेकिन अलग अलग साइट पे ना बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अलग अलग दिया हुआ है, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे ये इसमें तो अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो कौन सा आपको ध्यान भी नहीं रहता बाद में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लीव नाउ। आपका लेक्चर भी है ना अभी 9-10? Yes, यस sir. सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय Good सर, night, गुड नाइट sir. सर। गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir.